प्रीवियस लेक्चर्स में हमने तीन तरह की वेलोसिटी की, एक मोस्ट प्रोबेबल, एक एवरेज वेलोसिटी और एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो एक हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, जिसको हम वी से या वी से उसको लिखते हैं, और ये था हमारे पास 1.41 अंडर रूट ऑफ KT/m। और दूसरा हमारे पास था V एवरेज, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, और ये हमारे पास था आपका 1.59 अंडर रूट ऑफ KT/m। और थर्ड वन था हमारे पास रूट मीन स्क्वायर, और ये हमारे पास 1.73 अंडर रूट ऑफ KT/m। तो मैंने बोला था कि एग्जाम में इन तीनों में से या तीनों ही आपको इनकी डेरिवेशन आपके पास आ सकती है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ गैस, या ऐसा सिस्टम हमारे पास जो है आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। बातें नहीं करो पीछे। तो फिर हम इसके बाद एक यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम यहाँ पे निकालते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, इसको हम यहाँ पे डेल्टा V से लिखते हैं, और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है VRMS का स्क्वायर माइनस V एवरेज का स्क्वायर। मतलब कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है माइनस जो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, उसका जो हम अंडर रूट लेते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो आप यहाँ से इनकी वैल्यू लिखेंगे कि हमारे पास जो VRMS की वैल्यू हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है 1.73 अंडर रूट ऑफ KT/m। या इसको हम क्या लिखते थे, इसको हम लिख देते थे 3 KT/m, और माइनस जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास 8 KT/m। तो ये तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है सॉल्व करके। तो यहाँ पे 8/पाई ये होता था आपका, ये हमारे पास बनता था आपका 1.73 के बराबर, सॉरी 1.59 के बराबर, जो 8/पाई है। उस तरह से अंडर रूट ऑफ 3 आपका जो है 1.73 के बराबर हमारे पास होता था। तो अगर मैं उसी वैल्यू के साथ इसको लिखूं तो हमारे पास ये यहाँ पे बन जाएगा, और बोलते हैं कि इसमें हम जो है KT/m दोनों में ही कॉमन ले लें। तो KT/m तो दोनों में ही कॉमन है, लेकिन दोनों में ही हम जो है KT/m यहाँ पे कॉमन ले लें। तो यहाँ पे आपको 3 × पाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पाई है नहीं, इसमें बटे में पाई है, तो इसमें बटे में पाई नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई पाई आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो इसलिए 3 पाई बन जाएगा, और KT/m हमने यहाँ पे ले लिया है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आपका बनेगा, और आगे हमारे पास जो 8 सिंपल आपका बचेगा, क्योंकि KT/m हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा, तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला, एक तरह से कि हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर होता है वेलोसिटी का, माइनस जो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर होता है और उसका अंडर रूट, तो इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आता है कि ये जो तीनों वेलोसिटी है इनके बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इनके बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होता है। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि सब में अंडर रूट ऑफ KT/m है।
फर्क आपका सिर्फ इसके केस में ही हमारे पास यहाँ पे है। तो अगर हम बोलें कि VM और V एवरेज और VRMS, तो VRMS यहाँ पे हम लेते हैं तीनों को, तो ये हमारे पास जो होगा ये ऐसे ही हम इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास 1.41 is to 1 is to 59 is to 173 हमारे पास होता है। तो इसी को हम इनकी रेशो कह सकते हैं, क्योंकि ये इसी फैक्टर से डिफर कर रही है तीनों। तो हम क्या बोलेंगे कि तीनों के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे तीनों के बीच में सिर्फ इसी फैक्टर का हमारे पास जो है यहाँ पे रेशो रहेगी। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो सबसे कम होती है 1.41 टाइम्स दिस फैक्टर अंडर रूट ऑफ KT/m, और जो एवरेज वेलोसिटी है वो होती है 1.59 ऑफ दिस फैक्टर। तो ये फैक्टर तो तीनों में सेम है, लेकिन एक नंबर से डिफर करेगी तीनों की वेलोसिटी, और वो नंबर हमारे पास क्या होगा 1.41, 1.59, 1.73। तो यहां से आपको एक चीज भी पता चलती है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो सबसे कम होती है, और V एवरेज उससे ज्यादा होती है, और VRMS सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये सबसे ज्यादा VRMS में है। बाकी तो तीनों की चीजें सेम होती है। ये जो अंडर रूट ऑफ KT/m है ये तीनों का ही सेम है। तो डिफर क्या चीज कर रही है, ये फैक्टर तीनों। तो इसका मतलब VRMS में ये फैक्टर सबसे ज्यादा होता है 1.73, तो VRMS सबसे ज्यादा होती है, एवरेज उससे कम होती है, और मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास जो है सबसे कम हमारे पास होती है। तो ये इस तरह से ये इन तीनों वेलोसिटी का डिस्कशन था। अब इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट आर्टिकल है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो ये आर्टिकल भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। अभी तक तो आपने मैथ ही पढ़ा पूरा, कि हमारे पास मैथमेटिक्स है कि आपके पास वेलोसिटी है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है। मैंने बोला कई मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, कई मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हमारे पास जो है कम होती है, कईयों की वेलोसिटी 0 होती है। फिर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं उनकी मॉलिक्यूल की, और फिर हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह से बता सकते हैं, क्या मॉलिक्यूल्स के केस में हमें ये जो वेलोसिटी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या मतलब है, बात नहीं करो लास्ट में। वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारे पास वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारे पास कि कुछ पार्टिकल हैं वो आपके ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी के अंडर आते हैं, कुछ पार्टिकल हैं वो स्लो होते हैं, कुछ पार्टिकल जो है आपकी जीरो वेलोसिटी के अंडर भी आते हैं। तो उसको हम वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। जैसे किसी के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आपका वहाँ पे होता है। उस तरह से मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कुछ की स्पीड ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की एवरेज होती है। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे एक्सपेरिमेंटली कि क्या सच में हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास होता है। तो बोलता है कि ये नंबर ऑफ स्टडीज वर कैरी आउट टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली द प्रेडिक्शंस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ था इसको थ्योरेटिकली तो एक्सप्लेन किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने,
लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको किसी और ने वेरीफाई किया तो पता है कि IF जार्टमैन एंड CC को, ये दो साइंटिस्ट थे जो 1930 में इस एक्सपेरिमेंट को किया, और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के केस में स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस चीज को इन्होंने डिस्कस किया। तो इन्होंने क्या किया, हमारे पास इन्होंने एक कंटेनर लिया, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास एक बॉक्स ही इसको कह लें, या इसको एक कंटेनर हम कह लें, और इस बॉक्स के अंदर इन्होंने यहाँ पे एक बिस्मथ का ओवन लिया। तो ये हमारे पास बिस्मथ हमारे पास मटेरियल है, उसका ओवन लिया, और मतलब कि यहाँ पे बिस्मथ के एटम बहुत सारे रखे, बिस्मथ के एटम इसके अंदर बहुत सारे रखे, और साथ में एक टंगस्टन का जो हमारे पास लैंप था वो भी यहाँ पे रखा। तो टंगस्टन लैंप, तो आपको पता है कि लैंप या हीटर हमारे पास वो डिवाइस होती है जो कि हीट करती है किसी चीज को। तो यहाँ पे जो टंगस्टन लैंप रखा था, इसने इस बिस्मथ जो हमने यहाँ पे रखा, ये मतलब पूरा आपका ओवन का पार्ट था, ये वाला नीचे वाला पोर्शन। तो टंगस्टन लैंप की वजह से ये जो हमारे पास बिस्मथ है ये आपका हीट हो जाएगा। और आपको पता है कि चाहे हमारे पास जो लाइटर एलिमेंट होते हैं, चाहे हमारे पास लास्ट में दोनों, बात नहीं करो बड़ी देर से बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, या हमारे पास कोई ऐसा बहुत ही लाइट सा एलिमेंट होता है, लाइट सा मटेरियल होता है, उसको हीट करते हैं, तो उसमें पहले तो मेल्ट होता है, फिर वो वेपराइज होता है। तो यहाँ पे जो बिस्मथ था ये भी आपका हीट हुआ, और हीट होने के बाद ये बिस्मथ आपका जो वेपराइज यहाँ पे हुआ, तो वेपराइजेशन होने से इसके मोलिक्यूल्स बन गए। तो वेपराइजेशन होते, जैसे आप वाटर को हीट करते हैं, क्या होता कि जो वेपर्स होते हैं ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ भी ये बिस्मथ आपका एक तरह से एवेपोरेट हुआ, और एवेपोरेट होने के बाद ये ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे उठेगा। तो बताइए ये जो हमने यहाँ पे सिस्टम लिया, इस सिस्टम को हमने इस तरह से यहाँ पे एक विंडो इसकी रखी, एक विंडो रखी। तो इस विंडो से हमारे पास जो आपके बिस्मथ के मॉलिक्यूल हैं वो आपके ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएंगे। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इस लाइन की तरफ वो बिस्मथ के जो मॉलिक्यूल हैं वो एवेपोरेट होके आपके ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएंगे। और आगे हमने एक स्लिट यहाँ पे रख दी, एक स्लिट हमने यहाँ पे रख दी। तो आपको पता है कि जैसे एक्सपेरिमेंट में भी आप करते हैं, स्लिट का काम करती है लाइट को फाइन बीम देने का, कि जो कुछ लाइट का पार्ट है वो कट ऑफ हो जाता है और लाइट की बीम आपकी सीधा ऊपर की तरफ यहाँ पे जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, एक स्लिट से लाइट आपकी एक बिल्कुल एक लाइन सी निकलती है लाइट की। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि बिस्मथ के जो सारे वेपर्स थे वो सारे नहीं इसको क्रॉस करेंगे, ये स्लिट उन वेपर्स को रोक देगी यहाँ पे, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं बिस्मथ के वो सिर्फ वही जाएंगे जो इतने कर पोर्शन से आपके ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर जाके उसने क्या किया कि एक हमारे पास जो है सर्कुलर शेप का एक कंटेनर लिया, सर्कुलर शेप का एक कंटेनर लिया इस तरह का। तो इसकी सर्कुलर सी शेप हमारे पास थी। अब अगर आप सोचें तो ये यहाँ से ओपन है, तो ओपन है तो ये हमारे पास जो वाटर के सॉरी बिस्मथ के मॉलिक्यूल हैं ये आपके इसमें से ऊपर को जाएंगे, इसमें से हमारे पास यहाँ से मॉलिक्यूल निकले और इसके ऊपर सीधा इसमें चले गए। और फिर उसने क्या किया कि यहाँ पे एक ग्लास प्लेट लगा दी इसके अंदर ही, ये ग्लास प्लेट
यहाँ पे लगा दी। तो अब आपको पता है कि अगर ये यहाँ पे ऐसे ही अगर आपने सिस्टम रखा हुआ है, तो जैसे आपने ऊपर किसी चीज को आप बॉयल करते हैं और उसके ऊपर ढक्कन रखा होता है, तो क्या होता है जो वेपर उठते हैं वो ढक्कन के ऊपर चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप उसको हटाते हैं ढक्कन को, उसके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं चिपके हुए। तो यहाँ पे जो बिस्मथ के वेपर यहाँ से गए वो जाके इस ग्लास प्लेट पे चिपक जाएंगे ऊपर। अब आप सोच रहे हैं कि ये यहाँ से निकले, इधर को नहीं गए उधर को नहीं गए, ये तो सीधे गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बोलता है उसने क्या किया कि इसके अंदर उसने वैक्यूम रखा, अंदर वैक्यूम रखा। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है कहीं से हम एयर भी निकाल दें। आपको पता है कि एयर हर जगह प्रेजेंट है, एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन आप उन मॉलिक्यूल को भी वहां से निकाल दें। उनको कैसे निकालते हैं हम? वैक्यूम पंप की हेल्प से। वैक्यूम पंप क्या करता है? उस एयर को खींचता है। आपने कहीं साइड से इसको, यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन साइड से हम इसको जो वैक्यूम पंप पर लगा दें, तो वैक्यूम पंप क्या करेगा? जो अंदर की एयर है उसको बाहर खींचेगा, तो अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे हमारे पास। लेकिन बोलते कि बहुत ज्यादा 100% वैक्यूम भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जितना मर्जी खींच लो, कुछ एयर का पार्ट उसके अंदर रह जाता है। तो कुछ हद तक हम वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं कि हम बहुत सारे मॉलिक्यूल को बाहर खींच लेंगे। तो अब जो यहाँ से बिस्मथ के वेपर गए वो इधर उधर क्यों नहीं स्कैटर हुए? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं है, वैक्यूम हो गया। अब एयर के मॉलिक्यूल नहीं है तो ये बिस्मथ के वेपर कोलाइड नहीं करेंगे उनसे, जिधर को भेजेंगे उधर को जाएंगे। आपको पता है जब भी आप कोई चीज जैसे फेंकते हैं या कुछ करते हैं तो स्कैटरिंग उसकी होती है। स्कैटरिंग क्यों होती है? क्योंकि उसका कोलिजन या तो एयर के मॉलिक्यूल के साथ होता है या तो किसी और पार्टिकल के साथ हमारे पास होता है, तभी स्कैटरिंग होती है। तो यहाँ पे इसलिए जो आप बिस्मथ भेज रहे हैं सीधे जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम है, एयर के मॉलिक्यूल इनको रोकेंगे नहीं। इन मॉलिक्यूल को, बिस्मथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हमारे पास जो है ये रोकेंगे नहीं हमारे पास। तो इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है आपके इधर जाएंगे। अब बोलता है ये जाते रहेंगे, यहाँ पे एक मोटी लेयर आपकी बन जाएगी बिस्मथ की। अब क्योंकि ये बिस्मथ यहाँ से एवेपोरेट होके जा रहे हैं तो यहाँ पे चिपक जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से बंद है। और ऊपर वाले पोर्शन में तो बोलता है अगर आप इसको हटा के देखो, इस ग्लास प्लेट को बाहर निकाल के, तो इसके ऊपर एक मोटी लेयर चिपकी होगी आपकी, जो कि बिस्मथ के मॉलिक्यूल्स की हमारे पास लेयर होगी। लेकिन बोलता है उसने क्या किया कि ये जो यहाँ पे लगाया हुआ है हमारे पास एपरेटस, इसको उसने यहाँ पे मोटर से कनेक्ट कर दिया। और मोटर क्या करती है? रोटेशन देने का काम। एक उसने साइड में मोटर लगाई, ऐसे बोल सकते हैं आप, यहाँ से मोटर लगाई और एक बेल्ट के थ्रू इसको यहाँ पे लगा दिया। तो आपको पता है कि ये जो आपका ऊपर सर्कुलर फॉर्म का है ये आपका ऐसे घूमेगा, या ऐसे कह लो, ऐसे घुमा दो आप मोटर की हेल्प से। तो मोटर लगाएंगे इसमें तो ये ऐसे घूमेगा, रोटेशन देंगे इसको, घूमेगा। बोलता है उसने इसको जो है रोटेशन दी, इसको रोटेट भी किया। तो जब इसको रोटेशन दी, यहां से तो मॉलिक्यूल जा रहे थे, लेकिन बोलता है कि हमने क्या किया, पहले इस ग्लास प्लेट को निकाला, इसके जो बिस्मथ के वेपर चिपके हुए थे उसको बिल्कुल साफ कर लिया जब ये रेस्ट में था। फिर रेस्ट में था, मैंने बिस्मथ थोड़े यहाँ से बिस्मथ वेपर थोड़े से रोक के फिर इस ग्लास प्लेट को लगाया और मोटर चला दी। बिस्मथ के वेपर अब शुरू किए नीचे से भेजना ऊपर को। तो आपको पता है कि ये चीज यहाँ पे रोटेट कर रही है, और इसके अंदर आपके जो बिस्मथ के मॉलिक्यूल्स है वो तभी जाएंगे जब ये विंडो इस साइड आएगी जो मैंने खोली हुई है। अगर ये इधर को घूमी हुई है तो मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा पाएंगे, मतलब खिड़की सामने आएगी तभी मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे। तो जब भी खिड़की सामने आती थी तो मॉलिक्यूल इसके ऊपर जाते थे, बाकी जब खिड़की दूसरी साइड तो मॉलिक्यूल नहीं जाते थे। तो अब मॉलिक्यूल पूरे नहीं पहुंचेंगे ऊपर, थोड़े मॉलिक्यूल पहुंचेंगे। लेकिन बोलता है कि हमने बात की है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्पीड एवरेज होती है, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी स्पीड 0 होती है। तो 0 वाले तो ऊपर जाएंगे नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड वाले हैं, जैसे ही ये विंडो सामने आएगी एकदम से यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, और जैसे ही ये एंटर करेंगे
तो ग्लास प्लेट की एक साइड यहाँ पे सामने आ जाएगी, एक साइड आपकी सामने आ जाएगी। तो बोलता है जो सबसे फास्ट आगे मॉलिक्यूल जा रहा होगा वो सबसे पहले जाके चिपक जाएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो यहाँ पे चिपकेगा, जो उससे थोड़ा सा स्लो होगा वो यहाँ पे चिपकेगा। तो इसलिए बोलता है कि हमारे पास हम क्या देखते हैं कि जो शुरू वाला पोर्शन है उसमें हमारे पास जो है काफी सारे मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, लेकिन जिनकी वेलोसिटी थोड़ी स्लोअर होती है वो इसमें चिपक नहीं पाते, वो थोड़ा इधर चिपकते हैं। लेकिन जब ये जैसे ये हमारे पास ये विंडो यहाँ से घूम जाएगी तो यहाँ पे तो अंदर जाएंगे नहीं मॉलिक्यूल। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो हमारे पास बिस्मथ के एटम मिलेंगे वो आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा मिलेंगे। जो लेफ्ट साइड है इसकी लेफ्ट साइड में हमारे पास ज्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ज्यादा? क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी वाले ही इसको हिट कर पा रहे हैं। जो ज्यादा वेलोसिटी वाले हैं वो अंदर पहुंच रहे हैं और बेचारे कम वेलोसिटी वाले पीछे रह रहे हैं। जो कम वाले हैं वो तो बाहर ही रुक जा रहे हैं, क्योंकि ये विंडो घूम रही है, विंडो घूम के चली जा रही है। तो इसलिए जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा मॉलिक्यूल्स का वो तभी मिलेगा जब ये यहाँ पे ये साइड आपकी सामने आएगी और जो फास्टेस्ट ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे इस पोर्शन में, जैसे ग्लास प्लेट को आप निकालेंगे दोबारा उसको देखेंगे, आपको ये नहीं मिलेगा कि हर जगह पे बराबर मॉलिक्यूल हैं। आप क्या देखेंगे कि लेफ्ट साइड जो शुरुआत है, तो जैसे ये घूमेगा तो शुरू में यही पोर्शन आएगा, ऐसे जैसे घूम के आ रहा है तो सामने ये आएगा, तो इसके सामने वाले जो फास्ट स्पीड वाले हैं वो इसको टच करेंगे, क्योंकि जो स्लो स्पीड वाले हैं वो अभी पीछे होंगे। और जब ये घूम जाएगा तो स्लो स्पीड वाले पहुंचेंगे भी, लेकिन ये बंद हो जाएगा, खिड़की बंद हो जाएगी। तो इसलिए फास्ट वाले आपको यहाँ पे ज्यादा चिपके हुए मिलेंगे, वो भी लेफ्ट साइड में। तो इससे हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल की अलग अलग वेलोसिटी होती है। जो आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ रहे हैं नीचे से, उनकी हमारे पास जो अलग अलग वेलोसिटी होती है, तो इस चीज से हमें यहाँ पे जो है पता चलता है। तो ये जो बिस्मथ हमारे पास यहाँ पे, इसको हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, लगभग 1100 केल्विन के आसपास, तभी ये वेपराइज होता है, ऐसे नहीं वेपराइज होगा। तो हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे इसको यहाँ पे जो है हीट करेंगे। और इसकी जो हमारे पास स्पीड होती है घूमने की वो 6000 RPM हमारे पास होती है, रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब एक मिनट में आपके 6000 रिवोल्यूशन इसके हो जाते हैं। तो इसको हम काफी फास्ट यहाँ पे घुमाते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इफ ए बीम ऑफ मेटेलिक वेपर्स, तो ये जो बिस्मथ है एक मेटल है, तो इसके हम वेपर बना रहे हैं, लेकिन वेपर कब बनेंगे? बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम करेंगे। हर एक चीज का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, वेपराइजेशन पॉइंट अलग होता है। कई चीजें हैं वो फटाफट मेल्ट हो जाती है और वेपराइज भी एकदम हो जाती है, लेकिन कई चीजें हैं वो मेल्ट भी बड़े टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे होती है और वेपराइज भी उनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। तो इसलिए हमने इसको 1100 केल्विन पे बिस्मथ के वेपर को यहाँ पे वेपराइज किया। तो बोलता कि ऑन द वॉल ऑफ ए रोटेटिंग ड्रम द डेंसिटी ऑफ द डिपॉजिट विल वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास इन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि जो यहाँ से मॉलिक्यूल गए हमारे पास, वो मॉलिक्यूल आपके फास्टेस्ट थे, वो आपके लेफ्ट में ज्यादा इकट्ठे होंगे, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू राइट और मिडल। तो जो था वो उस तरह मैंने बता दिया। वो बोलता कि बिकॉज द फास्टर मॉलिक्यूल विल रीच द वॉल अर्लियर देन द स्लोअर वन, क्योंकि जो फास्टर मॉलिक्यूल हैं वो पहले पहुंचते हैं एज कंपेयर टू स्लोअर मॉलिक्यूल्स। तो ये था आपके पास लास्ट आर्टिकल हमारे पास इस चैप्टर का। फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। इससे पिछले वाले चैप्टर में अभी हमने सिर्फ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस किया, और यहाँ पे जो हमारे पास उस एनर्जी की केस में हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूल की एनर्जी, मॉलिक्यूल का मोमेंटम, मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन ये जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है ये हमारे पास बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। बोस
आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। और शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इनको हम बीई एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। बीई और एफडी स्टैटिस्टिक्स भी हम बोलते हैं। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स थी आपकी, ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स थी, लेकिन ये बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों ही हमारे पास जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो आपके और भी स्मॉल साइज के होते हैं। मैंने बोला था कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के केस में पार्टिकल होते हैं बोसोन। तो अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिकल्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस थे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं बात करूं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके होते हैं बोसोन्स। और जो हमारे पास फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं हमारे पास फर्मियंस। तो गैस के मॉलिक्यूल तो आपको पता है भी, गैस के मॉलिक्यूल ये होते हैं। आप कोई भी गैस ले लो, उसके मॉलिक्यूल पे आप जो है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से स्टडी कर सकते हैं उसकी, उस गैस की। तो गैस, किसी कंटेनर में गैस हो, हमारे पास एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को डिस्कस करने के लिए उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी, डिफरेंट मॉलिक्यूल का मोमेंटम, डिफरेंट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, उसको डिस्कस करने के लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। लेकिन अब हम लेते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स सिस्टम। तो इसमें जो सिस्टम हमारे पास होता है बोसोन्स, और जो बोसोन्स होते हैं वो हमारे पास ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पिन जो है इंटीग्रल होती है, और फोटोन जो होते हैं वो एक इसका एग्जांपल है। फोटोन्स जो लाइट के या रेडिएशन के फोटोन होते हैं वो हमारे पास बोसोन्स का एग्जांपल होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम किसी कंटेनर में गैस की जगह बोसोन्स लें, गैस की जगह बोसोन्स लें, तो हम इस स्टैटिस्टिक्स से उस सिस्टम को डिस्कस कर सकते हैं। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का यूज हम जो है बोसोन वाले सिस्टम को डिस्कस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी बोसोन का सिस्टम हमारे पास क्या है, जो आपने एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। हमने क्या बोला हुआ है कि हम एक डिस्क लेते हैं, उसको हीट करते हैं, और वो होती तो ब्लैक है, लेकिन जब आप उसको हीट करते हैं तो वो आपकी रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देती है। तो अब रेडिएशन में क्या होता है, फोटोन। लाइट में क्या होता है, फोटोन। तो वहां पे जो पार्टिकल हैं वो हमारे बोसोन्स होते हैं, और उस केस में हम जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैं उनका जो डिस्कशन करते हैं वो भी हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंडर ही करते हैं। और तीसरी हमारे पास एफडी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम फर्मियंस यूज करते हैं। और फर्मियन आपके पास जो है एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको न्यूक्लियस वहां पे रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है, न्यूक्लियस का साइज तो बहुत कम होता है, उसको आप देख नहीं सकते। लेकिन आपको पता है अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके किसी भी मेटल में होते हैं। तो एक मेटल का पीस आप ले लो, वही सिस्टम हो गया। मेटल के पीस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही आपका सिस्टम हो गया फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का केस में सिस्टम होगा एक मेटल का पीस, और बोस आइंस्टाइन के सिस्टम के केस में हमारे पास जो है बोसोन्स होंगे या फोटोन्स होंगे किसी कंटेनर के अंदर हमारे पास। तो बोलता कि हाउएवर देयर आर अदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सच एज फोटोन्स at constant temperature and closure or free electrons in piece of metal which although have dynamic characteristics similar to gases yet Maxwell Boltzmann statistics fail to explain the energy distribution for them। बोलता है इसकी जरूरत क्या पड़ी दोनों स्टैटिस्टिक्स की। बोलता है कि ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, ये ना तो बोसोन वाले सिस्टम को डिस्कस कर सकती है, ना ही ये फर्मियन वाले सिस्टम को डिस्कस कर सकती है। ये सिर्फ जो क्लासिकल पार्टिकल हैं, क्लासिकल पार्टिकल को ही ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, ये सिर्फ
क्लासिकल सिस्टम को ही डिस्कस करती है। तो इसलिए हमें इनको एफडी और बीई जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है उनको स्टडी करने की एक तरह से जरूरत पड़ी। तो द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फेल टू एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर देम। द फोटोन्स is in a constant temperature and closure are characterized by random motion and negligible interparticle interaction. Same is the case with free electrons. It is because of the reason that sometimes we call them photon gas and electron gas. तो अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के साथ इसकी सिमिलरिटी लेते हैं तो हम यही बोलेंगे कि हमने किसी कंटेनर के अंदर फोटोन गैस ली या हमने किसी कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन गैस ली। अगर सिमिलरिटी देखो आप कि जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सिस्टम सारा स्टडी किया वहां पे हमने यही बोला कि हमने एक कंटेनर के अंदर गैस ली, लेकिन अब हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने किसी कंटेनर के अंदर फोटोन की गैस ली या हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने किसी कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन की गैस ली। बस पार्टिकल का डिफरेंस है यहाँ पे। वहां पे गैस के मॉलिक्यूल थे, अब यहाँ पे आपके फोटोन्स रहेंगे, बोसोन्स रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल रहेंगे। तो बोलता है कि इन फैक्ट द सिस्टम ऑफ फोटोन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स विच आर नॉट एप्लीकेबल टू द गैस सिस्टम। तो बोलता है अब हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो फोटोन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी कुछ कंस्ट्रेंट्स या लिमिट्स हमारे पास होती है। कंस्ट्रेंट्स क्या होती है वो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस की थी कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं दे आर डिस्टिंग्विशेबल, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय असाइनिंग सेल नंबर टू देम। लेकिन ये जो हमारे पास बोसोन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर आइडेंटिकल पार्टिकल, और जब पार्टिकल यहाँ पे आइडेंटिकल आ गए तो फिर जो नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल वाली जो स्टैटिस्टिक्स है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन उसको नहीं हम यहाँ पे लगा सकते। यहाँ पे हमें अलग स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल सारे आइडेंटिकल हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं जिनको कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास जो फोटोन्स हैं, हमारे पास फोटोन इतना स्मॉल पार्टिकल होता है आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी आप कैसे देखेंगे कि कहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो भी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक जैसे होंगे, तो वहाँ पे हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल होने की वजह से हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज नहीं कर सकते हैं। तो बोलता है दे मे बी कॉल्ड नॉन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। तो बोलता है इसलिए जो हम अब दो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे इनको हम नॉन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं क्योंकि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है। तो नॉन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मतलब बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और बोलता है इनके केस में हम कुछ कंसेप्ट भी यूज करेंगे जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी तो जिसका यूज हमने क्लासिकल फिजिक्स में नहीं किया। तो आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी इज सिंपली एन एच क्रॉस, सॉरी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, या इसको हम एन एच न्यू भी कई बार लेते हैं कि जो फोटोन हमारे पास होते हैं हर एक फोटोन की एनर्जी होती है, हर एक फोटोन की एनर्जी होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, क्वांटा का मतलब होता है बंडल, बंडल ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होगी, बहुत सारे फोटोन हैं तो हर एक फोटोन की अपनी एनर्जी होगी। और आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। अगर आपके पास बहुत सारा गैस का सिस्टम है जिसमें बहुत सारे फोटोन हैं तो जितने फोटोन होंगे, मान लो एन उसमें फोटोन है, तो अब उस गैस सिस्टम की एनर्जी होगी एन एच न्यू। तो एच न्यू हो गया एक की एनर्जी। तो बहुत सारे हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन या अलग अलग फोटोन से हमारे पास जैसे बंडल टाइप बन गए कि एक की एच न्यू, दो की एच न्यू, तीन की एच न्यू और एन की एच न्यू। तो इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी जो है हमेशा ही आपको एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलेगी। ऐसा नहीं कि एनर्जी आप सीधा बोले कि एनर्जी 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं, हमेशा एच न्यू जितना होगा
जो एनर्जी होगी वो हमेशा मल्टीपल ऑफ n हमारे पास होगी। अगर n 1 है तो एनर्जी h न्यू, n 2 है तो एनर्जी 2h न्यू, अगर n 3 है तो एनर्जी h न्यू। तो क्वांटाइज्ड फॉर्म में आपको मिलेगी, एक पर्टिकुलर रेशो में मिलेगी, h न्यू का मल्टीपल मिलेगी। एक h न्यू कितना है तो टोटल एनर्जी n इंटू एच न्यू हमारे पास मिलेगी, वो n पे डिपेंड करेगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में आपको एनर्जी मिलेगी। और जहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट हमारे पास आता है, और ये जो चीज है ये आपको मिलेगी जब हम फोटोन का केस करेंगे, बोसोन का केस करेंगे, क्योंकि फोटोन की ये एनर्जी है इक्वल टू एन एच न्यू, और बाद में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की भी वहां पे बात करेंगे। तो बताए कि जो हमारे पास दो स्टैटिस्टिक्स हैं, फर्मी डिराक एंड बोस आइंस्टाइन, इन दोनों को ही हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो ये शुरू में भी डिस्कस किया था कि ये दोनों ही स्टैटिस्टिक्स क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होती है, लेकिन जो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है वो आपकी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है ये दोनों स्टैटिस्टिक्स को ओबे करती है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है, ये दोनों ही स्टैटिस्टिक्स को ओबे करती है, इसलिए हम इनको क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। लेकिन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में कहीं पे भी आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा। तो बोलता कि जो हमारे पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, इट वाज गिवन इन 1924 एंड deduce the Planck's law of radiation on the basis of statistical condition different from the Maxwell-Boltzmann statistics। तो यहाँ पे आगे हम Planck's law of radiation करेंगे। तो Planck's law of radiation में हम इस बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे। तो पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द Planck's law of energy distribution, तो उसको उसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम यहाँ पे उसी तरह से जैसे हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में कुछ अजम्पशन लिए थे, हमने कुछ अजम्पशन लिए थे वहां पे कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो आपके डिस्टिंग्विशेबल होंगे, तो इसी तरह के अजम्पशन हम इन स्टैटिस्टिक्स में भी लेंगे। सेम है, मैंने बोला था कि वो वाले आपको समझ आ गया है, तो यहाँ पे भी वही चलेगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने सबसे पहले आपने अजम्पशन लिए थे, वो थे उसके केस में अजम्पशन। अब यहाँ पे भी हमने अजम्पशन लेने हैं जब हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करेंगे, और जब हम लास्ट वाली एफडी करेंगे उसमें भी हम अजम्पशन लेंगे, और वहां पे हम पार्टिकल को डिस्टिंग्विशेबल मानते थे, यहाँ पे हमें पार्टिकल जो है नॉन डिस्टिंग्विशेबल लेने पड़ेंगे। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे।